भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत के राजा थे। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। पद्मिनी जब बड़ी हुई तो उसकी बुद्धिमानी के साथ ही उसके सौंदर्य के चर्चे चारों तरफ होने लगे। पद्मावती का लंबा इकहरा शरीर, झील सी गहरी आंखें और परियों सा सुंदर रूप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। कहा जाता है कि बचपन में पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम हीरामणि था। पद्मावती के पिता पद्मावती के प्रति काफी सुरक्षात्मक थे, जिसके चलते उन्हें पद्मावती का किसी और से बात करना पसंद नहीं था, जिसके कारण पद्मावती का लगाव एक तोते से हो गया था। जब उनके पिता को तोता और पद्मावती के घनिष्ठ संबंधों के बारे में पता चला तो उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि वह तोता अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गया। उसी दौरान एक शिकारी ने उस तोते को पकड़ लिया और उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने वह तोता चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को भेंट स्वरूप दे दिया। राजा रतन सिंह उस तोते के क्रियाकलापों से काफी प्रभावित थे। उस तोते ने राजा रतन सिंह के समक्ष रानी पद्मावती की सुंदरता की काफी प्रशंसा की, जिसके बाद राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ 7 समुंदर पार सिंहल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजा रतन सिंह ने अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंहल साम्राज्य पर आक्रमण किया तो राजा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें बाद में कैद कर लिया गया। जैसे ही राजा रतन सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, उनके साम्राज्य के गायक ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि रतन सिंह चित्तौड़ के राजा हैं। यह सुनने के बाद राजा गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह राजा रतन सिंह के साथ करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ राजा रतन सिंह के साथ आए हुए 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंहल साम्राज्य की 16,000 पद्मिनियों के साथ संपन्न करवा दिया। जल्द ही रतन सेन को एक संदेशवाहक पक्षी द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि उनकी पहली पत्नी नागमती राजा रतन सेन के लिए वापस चित्तौड़ लौट रही है। राजा रतन सिंह को अपनी पहली पत्नी नागमती के वापस चित्तौड़ लौटने का संदेश प्राप्त हुआ तो राजा रतन सिंह ने भी तुरंत चित्तौड़ लौटने का फैसला किया। चित्तौड़ वापस लौटने के रास्ते में समुद्र देवता ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को जीतने के लिए अत्यधिक गर्व पैदा करने के लिए राजा रतन सिंह को दंडित करने का निर्णय किया। हालांकि राजा रतन सिंह ने समुद्र के देवता को चित्तौड़ में बीती अपनी दुख भरी व्यथा को बताया। अंत में समुद्र देवता ने उन्हें चित्तौड़ जाने के लिए लौटा दिया। राजा रतन सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। उन दिनों चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नामक एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रतन सिंह उसे बहुत मानते थे, इसलिए राज दरबार में रावल चेतन को विशेष स्थान दिया गया था।
चित्तौड़ की प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस काली शक्ति का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे राजा रतन सिंह के सामने पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य देखकर और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराज रतन सिंह ने रावल चेतन को दोषी पाया और तुरंत उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर देश से निकाल दिया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन राजा रतन सिंह से बदला लेना चाहता था। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था और वह था चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वह दिल्ली राज्य चला गया और वहां जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को किसी तरह उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करना था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार की शौकीन हैं। एक दिन जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शिकार खेलने गया तो उसे बांसुरी की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह राघव चेतन ही था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने फौरन राघव चेतन को अपने पास बुलाया और राज दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया। तब चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहने लगा, आप मुझ जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन को पहेलियां बुझाने की बजाय साफ साफ अपनी बात बताने को कहा। तब चालाक राघव चेतन ने चित्तौड़गढ़ की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ी एक एक बात अलाउद्दीन को बताया और राजा रतन सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का भी बखान करने लगा। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने, वहां कब्जा करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बनाने लगा। कहा जाता है कि रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया था। उसे लगने लगा था कि ऐसी सुंदर रानी को तो उसके महल में होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की एक झलक पाने को बेताब था। इसलिए चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को यह कहकर संदेश भेजा कि वो रानी पद्मावती से मिलना चाहता था। उनसे मिलने के बाद वो वहां से चला जाएगा। लेकिन राजा रतन सिंह के महल पहुंचकर भी खिलजी रानी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि परंपरा के अनुसार रानी किसी पराये मर्द को अपना मुंह नहीं दिखाती और घूंघट में ही रहती थी। यह बात जानकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह से आग्रह किया कि वह रानी को देखना चाहता है, लेकिन रानी ने मना कर दिया।
तब राजा रतन सिंह ने रानी को समझाया कि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़े साम्राज्य का सुल्तान है, उसे मना करना ठीक नहीं होगा। यह सब जानकर रानी पद्मावती मान गई, लेकिन रानी ने एक शर्त रखी कि अलाउद्दीन खिलजी शीशे में उन्हें देख सकता है, वह भी राजा रतन सिंह और कुछ दासियों के सामने। रानी की यह शर्त अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकार कर ली थी। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मावती को वह अपना बनाकर रहेगा। जब राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को उसके शिविर में वापस भेजने के लिए उसे बाहर छोड़ने जा रहे थे, मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी पद्मावती की मांग करने लगा। तब चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी को हराने के लिए एक चाल चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह रानी पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगली सुबह भोर होते ही 150 पालकियां किले से अलाउद्दीन खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां जाकर रुक गईं, जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। उन पालकियों को देखकर राजा रतन सिंह ने सोचा कि वह पालकियां किले से आई हैं और उनके साथ रानी भी यहाँ आई होगी। तब वह अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगे, लेकिन उन पालकियों में न ही उनकी रानी थी और न ही दासियां। अचानक उन पालकियों में से सशस्त्र सैनिक निकले और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के अस्तबल से घोड़े लेकर वो तेजी से किले की ओर भाग गए। लेकिन इस मुठभेड़ में गोरा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में ले आया। जब रतन सिंह को दिल्ली में कैद किया गया था, उसी समय चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य कुंभलनेर के राजा देवपाल का भी रानी पद्मावती के प्रति आकर्षण हो गया था, जिसके चलते राजपूत राजा देवपाल ने एक दूत के द्वारा रानी पद्मावती को विवाह का प्रस्ताव भेजा। चित्तौड़ लौटने के बाद राजा रतन सिंह ने देवपाल से बदला लेने का फैसला लेते हुए युद्ध करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप इस एकल युद्ध में राजा देवपाल मारे गए और राजा रतन सिंह भी अत्यंत घायल हो गए। उधर अपनी हार को देखकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत शर्मिंदा था और उसने इस धोखे का बदला लेने का निश्चय किया। उसने तुरंत ही चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन की सेना ने किले में प्रवेश करने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। इसके बाद अलाउद्दीन ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अंत में राजा रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और अलाउद्दीन के सैनिकों से लड़ते हुए राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सूचना पाकर रानी पद्मावती ने सोचा कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। तब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प रहे, या तो वह जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो या विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहे। रानी पद्मावती के सामने मात्र दो विकल्प रह गए, या तो वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करे या फिर जौहर व्रत करे। तब रानी पद्मावती ने निर्णय लिया कि दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि देश की आन बान के लिए अपना बलिदान किया जाए। उन्होंने एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ हवन कुंड में अपने आप को
समर्पित कर दिया। अपने देश के स्वाभिमान के लिए ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो। मुगल सैनिकों ने जब किले में प्रवेश किया तो उन्हें राख और जली हुई हड्डियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं मिला। रानी पद्मावती को 13वीं-14वीं सदी की महान भारतीय रानी के रूप में जाना जाता है। रानी पद्मावती के जीवन का उल्लेख करने वाला सबसे पहला स्रोत 16वीं सदी की सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक एक महाकाव्य को माना जाता है। यह महाकाव्य 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया था।